और 16 से 20 फरवरी के बीच आयोजित होने वाला भारत एआई इम्पैक्ट समिट पर और बात करने के लिए अभिषेक सिंह डीजी एनआईसी और एडिशनल सेक्रेटरी महती हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी, हालांकि उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि विश्व के तमाम देश और संयुक्त राष्ट्र से जिस तरह की प्रशंसा आई, वो आपको कैसा लगता है और भारत इस पूरे क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए कितना तैयार दिख रहा है इस मंच के साथ? देखिए, भारत काफी समय से माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में अपनी अमिट पहचान बना चुका है। हमारा प्रमुख स्ट्रेंथ हमारा टैलेंट है। हमारे देश के इंजीनियर सभी देशों में जाते हैं, काम करते हैं, सारी सब कंपनीज को लीडरशिप प्रदान करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया फ्रेंच एक्शन समिट में कि एआई फॉर ह्यूमैनिटी, कैसे हम इंक्लूजन को इंश्योर करें, कैसे हम एआई ऐसा बनाएं जिससे लोगों की ज़्यादा बेनिफिट्स हो पाए, तो वह आज के पूरे एआई डिस्कशन को, ग्लोबली जितना डिस्कशन हो रहा है उसको गाइड कर रहा है। जो जिस रिपोर्ट की बात की गई, जो योशुआ बेंजियो की साइंटिफिक पैनल रिपोर्ट है और जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो कहा, वो उसी दिशा में भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है कि कैसे हम एक तरफ एआई का इस्तेमाल करके वैश्विक समस्याओं को, स्वास्थ्य की, शिक्षा जगत की, कृषि जगत की और आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएं, और वहीं हम ऐसा एआई बना पाएं जो कि सुरक्षित हो, जिससे व्यक्तियों का नुकसान ना हो। एआई जनरेटेड कंटेंट को हम लेबल कर पाएं ताकि जो आम लोग एआई से डील करते हैं उन्हें समझ आ पाए कि वो एआई देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं। तो ये जो एक बैलेंस है इनोवेशन और सेफ्टी में, वो एक भारत का यूनिक अप्रोच है जिसकी पूरी विश्व सराहना करता है, और उसी को हम इस एआई समिट में भी पूरे दुनिया के सामने प्रदर्शित करेंगे। अभिषेक सिंह जी, एआई के इस मंच से पहले आप किस तरह से देखते हैं ये मंच पूरे विश्व के लिए तैयार, और खासकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एक बैलेंसिंग की भी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बार फिर माहौल वो ना हो जाए आने वाले समय में या मौजूदा दौर में भी कि विकसित देशों तक तो सब कुछ पहुंच हो सुनिश्चित, लेकिन विकासशील देश और ग्लोबल साउथ के वो देश वो इससे थोड़े वंचित रह जाए। तो इस मंच को आप किस तरह से देखते हैं, भागीदारी के लिहाज से कैसा देख रहे हैं? देखिए, भारत में जो समिट हो रहा है 16 से 20 फरवरी को, यह पहली बार ऐसा कोई समिट ग्लोबल साउथ में हो रहा है, एक डेवलपिंग कंट्री में हो रहा है। इसके पहले के समिट्स यूके में ब्लेचली पार्क में 2023 में, कोरिया में 2024 में, गत वर्ष फ्रांस में हुआ। तो जो भारत में एक और जो अपेक्षा है सारे डेवलपिंग कंट्रीज की, ग्लोबल साउथ की, कि कैसे वो भी टेक्नोलॉजी के इस दौर में, एआई के इस दौर में भागीदार बने, ना कि सिर्फ एआई के यूजर्स बने बल्कि एआई के डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, एआई के गवर्नेंस में उनकी आवाज़ भी सुनी जाए। तो चूंकि भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज में काफ़ी लीडरशिप ली है, पहले भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नाम कॉइन किया गया वह G20 में, भारत की अध्यक्षता में जब G20 समिट हुआ उसी दौरान हुआ। तो विश्व के तमाम देश, विशेष तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज और ग्लोबल साउथ के देश भारत से जानना चाहते हैं कि एआई को हम डेमोक्रेटाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई सिर्फ चुनिंदा देशों और चुनिंदा कंपनियों के द्वारा न निर्धारित की जाए, बल्कि हर देश के वैज्ञानिक, हर देश के रिसर्चर, हर देश के स्टार्टअप्स, इनको भी मौका मिले एआई के इस दौर में जुड़ने का, उनको कंप्यूट का एक्सेस मिलने का, जीपीयूज मिलने का, डेटा सेट्स मिलने का, एल्गोरिदम्स, एप्लीकेशंस मिलने का। तो भारत कई अर्शों में इस समिट में ग्लोबल साउथ के एजेंडा को, डेमोक्रेटाइजिंग एआई के एजेंडा को फोरफ्रंट पे रखने में कामयाब हो रहा है। जी, अब अभिषेक सिंह जी, हम देख रहे हैं बजट में भी एआई को लेकर जो बड़े प्रावधान किए गए हैं, उस लिहाज से ये मंच भारत के भविष्य के लिए, यानी विकसित भारत 2047 के लिए जब भारत आगे बढ़ रहा है, एआई एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा क्षेत्र होने जा रहा है जिसका जिक्र संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष ने भी बहुत साफ ये कहा है कि आने वाले समय में वैश्विक संबंधों में भी एआई की एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। तो आप किस तरह से इस मंच से इन संबंधों में एक तरह से और बेहतर होते संबंधों को देखते हैं, और वैश्विक स्तर पे भी इस मंच के बाद किस तरह के असर को देखते हैं जो भारत में भी मदद करेगा भारत की अपनी विकास यात्रा में? देखिए, बजट में जो डिसीजंस लिए गए हैं कि डेटा सेंटर जो भारत में बनेंगे, जो ग्लोबल कंट्रीज के द्वारा डेटा सेंटर बनाया जाएगा,
उसमें हम 2047 तक उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं, सेफ हार्बर में उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारत को एक डेटा सेंटर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एआई इन्फ्रेंसिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में उभारा जा सके। हमारे देश में बिजली प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम विश्व में अग्रणी देशों में से हैं। डेटा सेंटर बनाने की जो कीमत है वो हमारे देश में लगभग आधी है। जब हम कंपेयर करें अमेरिका जैसे देशों से या मिडिल ईस्ट से भी, हमारे देश में बहुत जल्दी समय में डेटा सेंटर तैयार हो जाता है। तो तमाम देशों की जो एआई एप्लीकेशंस हैं, उनकी जो इन्फ्रेंसिंग है, उसके लिए एआई कंप्यूट की आवश्यकता होती है। तो इन्फ्रेंसिंग एज अ सर्विस भारत प्रदान कर सकता है। और चूंकि हमारे देश में टैलेंट ऑलरेडी है, तो ये टैलेंट और जब डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेबिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, तो हम एआई यूज केसेस, एआई एप्लीकेशंस, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर्स, ये सब भी बनाने में सक्षम होंगे। और तमाम देश भारत में निवेश करने के लिए, तमाम कंपनीज भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं, और जिससे न सिर्फ हमारे देश में रोजगार क्रिएट होगा, हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा, बल्कि हमें पूरी दुनिया को इन सब सर्विसेज देने से हमारे संबंधों में भी इम्प्रूवमेंट होगा। जी, अभिषेक सिंह जी, आपने जिक्र कर दिया है कि आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में रोजगार भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप ये भी बताएं कि युवाओं के लिए रोजगार के कौन से वो नए एक तरह से क्षेत्र खुलेंगे एआई के क्षेत्र में ही, या आने वाले समय में अगले 10 से 15 साल में अपनी पढ़ाइयों को किस तरह से वो करें कि युवाओं के लिए एक नया अवसर खुले। देखिए, एआई इकोसिस्टम में, डेटा इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे जॉब्स नए खुलेंगे जिसमें जिन लोगों को एआई की पारंगता हासिल है उनको अच्छे मौके मिलेंगे, उनको वेतनमान भी अच्छा मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी। पूरा विश्व देख रहा है किस तरह से एआई ट्रांसफॉर्मेशन इंजीनियर्स की, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर्स की, एजेंटिक एआई में एक्सपर्टाइज रखने वालों की, डेटा साइंटिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की पूरी आवश्यकता है। तो इसके लिए हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, जरूरी ना हो कि इंजीनियरिंग ही कर रहा हो या साइंस पढ़ रहा हो, इवन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चे या ह्यूमैनिटीज लिबरल आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे या फिर लॉ या मेडिसिन पढ़ने वाले बच्चे, उन सबको आवश्यकता है कि एआई की बेसिक जानकारी हासिल करें, डेटा साइंस के बारे में समझे, डेटा एनालिस्ट के बारे में समझे। तो यह जब कर पाएंगे, और जब आप ग्रेजुएट हो रहे हो, अंडर ग्रेजुएट या किसी भी सब्जेक्ट में हो रहे हो, तो अगर आपके पास एआई की थोड़ी भी नॉलेज है, क्षमता है, तो वह आपको रोजगार मिलने में मददगार साबित होगी। हमने अभी एक युवा एआई 101 का एक कोर्स लॉन्च किया, युवा एआई करके। ये सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, फ्यूचर प्राइम पे, स्किल्स पे अवेलेबल है, दीक्षा पे अवेलेबल है, इसके अलावा कोर्सेरा पे अवेलेबल है, खान अकेडमी पे अवेलेबल है। तो इस कोर्स को भी 4 घंटे का कोर्स है, सभी बच्चों को करना चाहिए, स्कूली बच्चे विशेष तौर पे। जो व्यक्ति भी एआई के बारे में कुछ भी जानना चाहता है, उनको ये कोर्स करने में बहुत फायदे होंगे। अभी ऑलरेडी हमने 15 दिन पहले ये कोर्स लॉन्च किया, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जब हम एआई के जो अवसर मिल रहे हैं, बगैर कोई फीस दिए हुए कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको लेकर के अपना एआई का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी बच्चों को एआई में ट्रेनिंग देने के लिए भरपूर प्रयास कर रही हैं। इसका सभी लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि रोजगार के जो अवसर उपलब्ध हो रहे हैं उसका लोग लाभ उठा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सिंह जी, हमारे साथ इतनी बड़ी चर्चा करने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए एआई के क्षेत्र में भारत